तो 20 को सवाल मचाई बवाल में स्वागत करता नहीं आप लोगों का। तो चलिए देर नहीं करके है और इस शुरू करके हाँ। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन रिप्रेजेंट्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का प्रतिनिधित्व करती है? लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इंडिया और पाकिस्तान नहीं, इंडिया और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के नाम को और उसकी कितनी लंबाई है इन किलोमीटर्स। अभी हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री की। तो देखिए ऑप्शन क्या है, डूरंड लाइन, रेडक्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन या फिर 38th पैरेलल। द पॉइंट इज़ कि बिहार के लिए, किसी भी बिहार की एग्ज़ाम के लिए ये बॉर्डर वाले क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बार बार पूछते हैं। तो इसको छोड़ना बेवकूफ़ी की बात हुई। तो इसका उत्तर है बी, रेडक्लिफ लाइन। एकदम याद कर लेना है। अब देखिए हम सबकी बात करेंगे। तो रेडक्लिफ रेखा यानी रेडक्लिफ लाइन 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा भारत और पाकिस्तान तथा वर्तमान बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। अब अगर अपन 38th समानांतर रेखा यानी 38th पैरेलल की बात करें तो यह उत्तरी कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया और दक्षिणी कोरिया यानी साउथ कोरिया को विभाजित करने वाली प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। अगला है 49वीं समानांतर रेखा यानी 49th पैरेलल। यह संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है, जिसे दुनिया की सबसे शांत सीमा भी कहा जाता है। देखिए पिछली वीडियो में जब हमने इंडिया और अफ़गानिस्तान की बात की थी तब भी हमने इन सब की बात की थी, क्योंकि ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और बार बार मेरा कराने का यही मकसद है कि आप लोगों का एक बेहतरीन रिवीजन अभी से होने लग जाए और एग्ज़ाम तक आते आते सिर्फ इन्हीं सवालों को करते हुए आपका सारा सिलेबस विद रिवीजन पूरा हो जाए। अगला प्रश्न, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज़ द उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? बहुत बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गया या फिर रोहतास। तो इसका उत्तर है ए, पश्चिम चंपारण। तो उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य के बारे में अगर हम जानें तो नाम से अक्सर लोग राजस्थान समझ लेते हैं। देखिए मैं बोलने वाली थी, इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में बेतिया के पास गंडक नदी के मैदानी भाग चौर में स्थित है। यह मुख्य रूप से जल पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम वाल्मीकि और उदयपुर की बात करें तो देखिए वही पश्चिम चंपारण जिला बिहार के पर्यावरण मानचित्र पर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और उदयपुर अभयारण्य दोनों स्थित हैं। अगर हम गौतम बुद्ध अभयारण्य की बात करें तो ये बिहार के गया जिले में स्थित है, जो झारखंड की सीमा से सटा हुआ है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड्स आर वर्टिकली डेवलप्ड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हेवी रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग? अगर आप भूगोल के अच्छे विद्यार्थी रहे हैं तो आपको अलग अलग प्रकार के बादलों के बारे में पता होगा। अभी हम उसी की बात कर रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से बादल ऊर्ध्वाधर रूप से विकसित होते हैं और भारी वर्षा, गरज और बिजली कड़कने के लिए जिम्मेदार होते हैं, है ना? ऑप्शन, सिरस क्लाउड, पक्षप बादल, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, कपासी वर्षी बादल, स्ट्रेटस क्लाउड, स्तरी बादल या फिर अर्डोक्यूमुलस क्लाउड्स यानी मध्य कपासी बादल। इसका उत्तर है बी, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स यानी कपासी वर्षी बादल। हिंदी वालों को तो शब्द से ही समझ में आ रहा है। इंग्लिश में जहाँ भी निम्बस होगा वो काले बादलों की बात हो रही होती है, ठीक है? तो देखिए कपासी वर्षी बादल यानी क्यूमुलोनिम्बस ये बहुत घने, विशाल और पहाड़ों जैसे ऊंचे दिखने वाले बादल होते हैं। इनमें तीव्र संवहन धाराएं चलती हैं, जिससे मूसलाधार बारिश, ओलावृष्टि और चक्रवाती तूफान आते हैं। अगर हम पक्षप बादल यानी सिरस की बात करें तो ये वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले पतले रेशम की तरह बिखरे हुए बादल होते हैं। ये हिमकणों, आइस क्रिस्टल से बने होते हैं और इनसे वर्षा नहीं होती। ये चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं, ठीक। अगला, स्तरी बादल यानी स्ट्रैटस, ये कोहरे की तरह क्षैतिज परतों में फैले होते हैं और इनमें आमतौर पर हल्की बूंदाबांदी होती है। अगला प्रश्न, द मैत्तूर डैम अ मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट इज़ बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? डैम्स जो हैं वो बीपीएससी की बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोगों को याद करना है। जो इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो न्यूज़ में बने हुए हैं वो करना है ना, करंट अफेयर्स में।
तो एक प्रमुख सिंचाई परियोजना मेट्टूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर, कावेरी रिवर या फिर महानदी रिवर। तो इसका उत्तर है सी, कावेरी रिवर। देखिए, मेट्टूर बांध यह तमिलनाडु में कावेरी नदी पर निर्मित है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, और राज्य के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह कावेरी डेल्टा के कृषि क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा माना जाता है। कृष्णा नदी बांध, अलमाटी बांध, एक पहला जो इस पे बांध है वो अलमाटी बांध है जो कि कर्नाटका में है। दूसरा है नागार्जुन सागर बांध जो कि आंध्र प्रदेश और अब तेलंगाना में है। कृष्णा नदी पर बनी बेहद महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं ये। अगर हम शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें तो कावेरी नदी पर ही कर्नाटक में प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है, जहां भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो कि 1902 में बनाया गया था। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर एक सीरीज़ में जियोग्राफी के हम ऐसे सवाल ला रहे हैं और हर एक वीडियो में हम लोग कुछ कुछ ऐसे सवाल करके ये पूरा टॉपिक जिसमें कि नंबर्स हैं और जो जनगणना से सवाल आ रहे हैं वो कवर करवा रहे हैं। क्यों कवर करवा रहे हैं? क्योंकि अभी नया जनगणना चल रहा है पूरे देश में और बिहार में भी, इसीलिए जनगणना के प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आखिरी जनगणना 2011 वाली को अभी भी हम लोग कंसीडर करते हैं, इसलिए 2011 के मुताबिक बिहार की जो स्थिति रही वो पूछी जाएगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आज के समय में करंट अफेयर्स के लिए भी, और वैसे भी हमेशा बिहार में ये सवाल पूछे ही जाते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए, शिवहर, भभुआ, जमुई या फिर बांका। तो इसका उत्तर है बी, भभुआ, कैमूर। तो देखिए, कैमूर यानी पहाड़ी और वनाच्छादित क्षेत्र होने के कारण कैमूर का जनसंख्या घनत्व बिहार में सबसे कम मात्र 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर हम शिवहर की बात करें तो इसके विपरीत शिवहर जिला 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। राइट, देखिए सारी इन्फॉर्मेशन यही मिल जाएगी। बिहार का कुल घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ बिहार राज्य की सूची में शीर्ष पर है, जो अत्यधिक जनसांख्यिकी दबाव को दर्शाता है। अगला प्रश्न, द पैम्पास ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका आर प्राइमरीली लोकेटेड इन विच कंट्री? दक्षिण अमेरिका के पंपास घास के मैदान मुख्य रूप से किस देश में स्थित हैं? ऑप्शंस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला या फिर कोलंबिया। इसका उत्तर है बी, अर्जेंटीना। देखिए, पंपास यह अर्जेंटीना में विस्तृत एक उपजाऊ और शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। यह क्षेत्र गेहूं के उत्पादन और अल्फाल्फा नामक पोषक घास के कारण पशुपालन के लिए वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है। अगर हम सेल्वास की बात करें तो अमेज़न बेसिन यानी ब्राज़ील में पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधीय घने सदाबहार वनों को सेल्वास कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लानोस की बात करें तो ये वेनेजुएला और कोलंबिया में ओरिनोको नदी बेसिन में पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स इज लोकेटेड ऑन द शारावती रिवर इन कर्नाटका एंड इज वन ऑफ द हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है और भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है? तो ऑप्शंस हैं जोग फॉल, धुआंधार फॉल, हुंद्रू फॉल या फिर दूधसागर जलप्रपात। तो इसका उत्तर है ए, जोग फॉल्स। देखिए, जोग फॉल्स इसे महात्मा गांधी जलप्रपात या गरसोप्पा भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यह कर्नाटका के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है और 4 छोटे प्रपातों राजा, रानी, रॉकेट और रोरर से मिलकर बना है। देखिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगी। तो देखिए, धुआंधार जलप्रपात की बात अगर हम करें, यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों के बीच स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात की बात करें तो झारखंड के रांची के पास सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात की बात करें अगर तो ये कर्नाटका के वराही नदी पर स्थित कुंचिकल प्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। इम्पॉर्टेंट ये है और ये है, ठीक है। अगला प्रश्न, द अरावली रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ माउंटेन? अरावली श्रेणी किस प्रकार के पर्वत का एक उदाहरण है? ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ऑप्शन देखिए, फोल्ड माउंटेन, बलित पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत, रेजिड्यूअल या रेलिक्ट माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत या फिर वोल्केनिक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत। इसका उत्तर है सी, रेजिड्यूअल।
या फिर रेलिक्ट माउंटेन। ठीक है, कौन से? अरावली। तो देखिए, अगर हम रेसिडुअल माउंटेन की बात करें तो अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, लेकिन लाखों वर्षों के निरंतर अपरदन, वीदरिंग एंड इरोजन के कारण अब यह एक अवशिष्ट या बचे हुए पर्वत के रूप में मौजूद है। अगर हम गुरु शिखर की बात करें तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। फिर हिमालय जो है वो एक नवीन वलित पर्वत यानी यंग फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है, जो अभी भी टेक्टोनिक हलचल के कारण ऊंचा उठ रहा है। अगला प्रश्न, विच थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन बिहार इज बीइंग डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड एनटीपीसी? बिहार की कौन सी ताप विद्युत परियोजना रेल मंत्रालय और एनटीपीसी के संयुक्त सहयोग से संचालित विकसित की जा रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा हार्ड गया, जो कि जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी बीपीएससी 1, 2, 3 हो चुके हैं, तो 4 हो सकता है थोड़ा हार्ड जाए, और जैसे ही हार्ड जाएगा ये गारंटीड क्वेश्चन आएगा। तो ऑप्शन देखिए, कांटी ताप विद्युत, नवीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी, कहलगांव सुपर थर्मल पावर, या फिर बरौनी थर्मल या बरौनी ताप विद्युत। इसका उत्तर है बी, नवीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी। देखिए, जो कि है औरंगाबाद में। औरंगाबाद जिले के नवीनगर में स्थित यह प्लांट भारतीय रेलवे की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने और बिहार ग्रिड को आपूर्ति करने के लिए एनटीपीसी के साथ एक महत्वपूर्ण उपक्रम है। अगर हम कजरा सौर परियोजना की बात करें तो हाल के वर्षों में बिहार के लखीसराय जिले में, कहाँ पे? लखीसराय जिले में कजरा में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी संयंत्र लगाने की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है, ताकि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके। अगला प्रश्न, द रोरिंग 40s यानी वेस्टर्लीज वर कवर्ड, लेट्स चेक ग्लोबल विंड जोन्स, द डोलड्रम्स और इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स इज लोकेटेड नियर व्हाट? प्रश्न है, डोलड्रम जो कि शांत कटिबंध है या अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ कहाँ स्थित है? ऑप्शन, ध्रुवों के पास, भूमध्य रेखा के पास, कर्क रेखा के पास, या फिर आर्कटिक वृत्त के पास। इसका उत्तर है बी, नियर द इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के पास। तो देखिए, डोलड्रम्स भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच अत्यधिक निम्न वायुदाब लो प्रेशर वाले क्षेत्र डोलड्रम कहलाता है। यहाँ हवाएं मुख्य रूप से ऊपर उठती हैं। अक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड्स की बात करें तो दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित उच्च वायुदाब यानी हाई प्रेशर वाले शांत क्षेत्र को अश्व अक्षांश कहा जाता है। ITCZ जो है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यह वह गतिशील क्षेत्र है जहाँ उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड्स आपस में मिलती हैं। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया इज अ नेचुरल हार्बर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है? ऑप्शंस, चेन्नई पोर्ट, मुंबई पोर्ट, हल्दिया पोर्ट, या फिर पारादीप पोर्ट। हम लोगों ने 2 से 3 वीडियो पहले जियोग्राफी के वीडियो में ही इसको कवर किया है, बट दूसरे से। इसका उत्तर है बी, मुंबई बंदरगाह। यह उल्हास नदी के मुहाने पर, उल्हास नदी याद रखना है, के मुहाने पर सालसेट द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त प्राकृतिक बंदरगाह यानी नेचुरल हार्बर है। अगर हम न्यावा शेवार यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात करें तो मुंबई बंदरगाह के यातायात के दबाव को कम करने के लिए इसके पास भारत का सबसे आधुनिक और पूरी तरह से यंत्रीकृत कंटेनर पोर्ट विकसित किया गया है। अगर हम चेन्नई बंदरगाह की बात करें तो यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्रमुख कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल बंदरगाह है और देश के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। अगला प्रश्न, द गंडक रिवर प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ विच 2 एंटिटीज? गंडक नदी परियोजना किन 2 संस्थाओं, राज्यों, देशों की एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है? ऑप्शन मुझे लगता है ये आसान है, बिहार उत्तर प्रदेश, बिहार नेपाल, बिहार उत्तर प्रदेश नेपाल, या फिर बिहार झारखंड। इसका उत्तर है सी, बिहार उत्तर प्रदेश और नेपाल। आसान था नहीं ये? तो गंडक परियोजना की बात करें तो 1959 के समझौते के तहत ये भारत, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों तथा पड़ोसी देश नेपाल की एक विशाल संयुक्त जल संसाधन परियोजना है। अगर हम वाल्मीकि नगर बैराज की बात करें तो इस परियोजना के तहत पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में गंडक नदी पर एक बैराज बनाया गया है, जिससे मुख्य रूप से पश्चिमी और पूर्वी नहरें निकलती हैं और जो उत्तर पश्चिम बिहार और यूपी के जिलों की सिंचाई करती हैं।
अगर हम त्रिवेणी नहर की बात करें, अगर हम त्रिवेणी नदी की बात करें तो गंडक नदी के से निकलने वाली त्रिवेणी नहर बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणालियों में से एक है। अगला प्रश्न, द डेक्कन ट्रैप रीजन ऑफ इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक टाइप्स? गुड क्वेश्चन। भारत के दक्कन ट्रैप क्षेत्र की विशेषता निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानें हैं? ऑप्शन, बेसाल्टिक लावा चट्टानें, ग्रेनाइट चट्टानें, बलुआ पत्थर की चट्टानें यानी सैंडस्टोन रॉक्स, और फिर संगमरमर की चट्टानें यानी मार्बल्स रॉक। इसका उत्तर है ए, बेसाल्टिक लावा चट्टानें। दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस युग यानी क्रिटेशियस पीरियड के दौरान हुए दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन फिशर इरप्शन से निकलते तरल बेसाल्टिक लावा के जमाव से इस सीढ़ीदार पठार का निर्माण हुआ। मिट्टी का निर्माण, इन्हें बेसाल्टिक चट्टानों के अपक्षय से महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में उपजाऊ काली मिट्टी रेगुर का निर्माण हुआ। भौगोलिक विस्तार, इसका सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र की पठारे भागों में है। अगला प्रश्न, द फॉलोइंग प्लैनेट हैज द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन? निम्नलिखित में से किस ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल रिवोल्यूशन पीरियड सबसे कम है? इसके ऑप्शन है पृथ्वी, बुध, मंगल या फिर शुक्र, अर्थ, मरकरी, मार्स या फिर वीनस। तो इसका उत्तर है बी, मरकरी। आसान है ना, पहला सबसे जो सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है वही होगा, क्योंकि उसके लिए जगह भी कम है, घूमने के लिए जल्दी घूम जाता है। तो देखिए इसमें क्या है कि बुध यानी मरकरी सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित होने के कारण केपलर के नियमों के अनुसार बुध का परिक्रमण काल सबसे कम होता है। यह मात्र 88 दिनों में सूर्य की एक पूरी परिक्रमा कर लेता है। अगर हम वरुण यानी नेपच्यून की बात करें तो सूर्य से सबसे दूर होने के कारण वरुण का परिक्रमण काल सबसे अधिक लगभग 165 वर्ष होता है। अगर हम शुक्र का घूर्णन देखें तो शुक्र का एक अनोखा गुण यह है कि इसका अपने अक्ष पर घूर्णन काल रोटेशन 243 दिन, इसके सूर्य के परिक्रमण काल 225 दिन से लंबा होता है, यानी यहाँ का एक दिन इसके एक वर्ष से बड़ा होता है। देखिए अगला प्रश्न इंटरेस्टिंग था नहीं है। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा गया ये सवाल। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन, पटना, रोहतास, भोजपुर या फिर मुंगेर। इसका उत्तर है बी, रोहतास। तो रोहतास 2011 की जनगणना के अनुसार रोहतास जिला 73.37% की कुल साक्षरता दर के साथ बिहार का सबसे साक्षर जिला है। विशेष बात यह है कि पुरुष 82.88% और महिलाएं 62.97%, दोनों श्रेणियों की साक्षरता दर में रोहतास प्रथम स्थान पर है। अगर हम न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो पूर्णिया जिला है बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला। अगर हम महिला साक्षरता में न्यूनतम देखेंगे तो ये वाला जिला है सहरसा, जो कि है 49.68%। अगला प्रश्न, द कर्मनासा रिवर हिस्टोरिकली कंसिडर्ड अनहोली जॉइंस द गंगा रिवर नियर द हिस्टोरिक प्लेस? नियर विच हिस्टोरिक प्लेस? तो ऐतिहासिक रूप से अपवित्र माने जाने वाली कर्मनाशा नदी किस ऐतिहासिक स्थान के पास गंगा में मिलती है? ऑप्शन, कुर्सेला, चौसा, मनेर या फिर सोनपुर। इसका उत्तर है बी, चौसा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जो चौसा है वो बक्सर कर्मनाशा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा रेखा बनाते हुए बक्सर जिला के चौसा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। चौसा का युद्ध बहुत फेमस है। ये क्या था, इसमें शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच इसी क्षेत्र में लड़ा गया था। अगर हम कुर्सेला की बात करें जो कि कटिहार में है, तो कोसी नदी कुरुक्षेत्र कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिलती है। अगर हम मनेर की बात करें जो पटना में है, तो सोन नदी पटना के पास मनेर में गंगा नदी में मिलती है। अगर हम सोनपुर जो कि सारण में है की बात करें, तो गंडक नदी सोनपुर और हाजीपुर के बीच गंगा नदी में प्रवेश करती है, जहां विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर का पशु मेला लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, द सैन एंड्रियाज फॉल्ट इन कैलिफोर्निया यूएसए इज अ वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री? कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित सैन एंड्रियाज भ्रंश किस प्रकार की प्लेट सीमा का एक विश्व प्रसिद्ध उदाहरण है? ऑप्शन है कन्वर्जेंट बाउंड्री यानी अभिसारी सीमा, डाइवर्जेंट बाउंड्री यानी अपसारी सीमा, ट्रांसफॉर्म कंजर्वेटिव बाउंड्री यानी रूपांतरण संरक्षी सीमा या फिर सबडक्शन जोन यानी प्रविशद क्षेत्र। इसका उत्तर है सी, ट्रांसफॉर्म कंजर्वेटिव बाउंड्री, रूपांतरण संरक्षी सीमा। देखिए रूपांतरित सीमा यानी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जब दो टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे को बिना नष्ट किए या बिना नई क्रस्ट बनाए क्षैतिज रूप से साइड बाय साइड एक दूसरे के बगल में खिसकती है तो उसे
संरक्षित सीमा कहते हैं। सैन एंड्रियास भ्रंश इसके सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है जहां लगातार भूकंप आते हैं। अगर हम अपसारी सीमा यानी डाइवर्जेंट की बात करें, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, जैसे मध्य अटलांटिक कटक जहां से नया लावा बाहर आता है। अभिसारी सीमा क्या है? कन्वर्जेंट, जब प्लेटें आपस में टकराती हैं, जैसे भारतीय और यूरेशियाई प्लेट के टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में एग्जामिनर्स पूछते हैं और बच्चे आंसर नहीं दे पाते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट एल्यूमिनियम ओर इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर है ए, उड़ीसा। याद रखना है, उड़ीसा में जो एक जगह है पंचपटमाली, भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन और भंडारण का 50% से अधिक हिस्सा अकेले उड़ीसा में आता है। यहाँ कोरापुट जिले में पंचपतमली पहाड़ियाँ बॉक्साइट खनन का सबसे बड़ा केंद्र है। देखिए उड़ीसा में एक जगह है पंचपटमाली करके, तो भारत में कुल बॉक्साइट उत्पादन और भंडारण का 50% से अधिक हिस्सा अकेले उड़ीसा से आता है। यहाँ कोरापुट जिले में पंचपतमाली पहाड़ियाँ बॉक्साइट खनन का सबसे बड़ा केंद्र है। लौह अयस्क और क्रोमाइट, उड़ीसा खनिज संसाधनों में बहुत समृद्ध है। ये बॉक्साइट के साथ साथ लौह अयस्क, आयरन ओर और क्रोमाइट के उत्पादन में भी भारत में अग्रणी स्थान रखता है। अगर हम झारखंड के लोहारडग्गा की बात करें तो झारखंड का लोहारडग्गा जिला भी बॉक्साइट खनन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, द नर्मदा एंड तापी रिवर्स ऑफ इंडिया फ्लो थ्रू वैली क्रिएटेड बाय टेक्टोनिक फोर्सेज। ठीक है, दीज वैलीज आर कॉल्ड, भारत की नर्मदा और तापी नदियाँ विवर्तनिक बलों द्वारा निर्मित घाटियों से होकर बहती है। इन घाटियों को क्या कहते हैं? ऑप्शंस, वी शेप्ड वैली, हैंगिंग वैलीज, रिफ्ट वैलीज या फिर जॉर्जेस। तो इसका उत्तर है सी, दैट इज रिफ्ट वैलीज। तो भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली, जब दो समानांतर भ्रंश रेखाओं फॉल्ट लाइंस के बीच का भूमिखंड नीचे धंस जाता है तो उसे रिफ्ट वैली कहते हैं। नर्मदा और तापी नदियाँ विंध्यान और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच इसी संकरी भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ विंध्यान और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच इसी संकरी भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा और तापी ढाल के विपरीत भ्रंश घाटी के कारण पश्चिम अरब सागर की ओर बहती है। एस्चुरीज क्या होती हैं? तीव्र गति और कठोर चट्टानों से बहने के कारण ये नदियाँ अपने मुहाने पर गाद जमा नहीं कर पाती, इसलिए डेल्टा न बनाकर ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगला और आखिरी प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया इज फेमसली नोन एज रूर ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित में से किस औद्योगिक क्षेत्र को भारत का रूर यानी रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन, हुगली इंडस्ट्रियल रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन, मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन या फिर अहमदाबाद वडोदरा क्षेत्र। इसका उत्तर है बी, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र। वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। देखिए छोटा नागपुर क्षेत्र जर्मनी के प्रसिद्ध खनिज संपन्न क्षेत्र रूर घाटी की तर्ज पर भारत भारी मात्रा में कोयला, लौह अयस्क और अन्य खनिजों की उपस्थिति के कारण छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र को यह उपनाम दिया गया। अगर हम दामोदर घाटी की बात करें तो इस क्षेत्र की दामोदर नदी घाटी को भारत की कोयला बेल्ट यानी कोल बेल्ट की रीढ़ माना जाता है, जहां झरिया, रानीगंज और बोकारो जैसी प्रसिद्ध खदानें स्थित हैं। हुगली क्षेत्र यह भारत का पहला बड़ा औद्योगिक गलियारा था जो हुगली नदी के किनारे मुख्य रूप से जूट उद्योग के विकास के साथ पनपा था। तो यही के साथ पढ़त जाएं, लड़त जाएं और बढ़त जाएं। जय बिहार।